नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट पेश किया। ये शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट है। जनता पर इस बार भी कोई नया कर नहीं लगाया गया है। बजट में महिला, यूथ और किसानों पर फोकस किया गया है। खासकर महिलाओं के लिए शिवराज सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाओं में 1,02,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में शिवराज सिंह चौहान सरकार के चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया गया। महिला, यूथ और किसानों पर फोकस किया गया है। इसमें स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखा गया है। फर्स्ट डिवीजन से 12वीं पास करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी। बेरोजगारों को 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी। मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थलों पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां प्रदेश में अब नहीं चल सकेंगी। अप्रैल से नीति लागू हो जाएगी। सरकार ने 3,14,025 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री 1 घंटा 50 मिनट बोले। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में पहली बार ई बजट आया। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने इसे टैबलेट पर पढ़ा। मंत्रियों और विधायकों को भी टैबलेट दिए गए थे। बजट भाषण के बाद विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। बजट के लिए 4,000 से ज्यादा सुझाव सरकार को मिले थे। जब वित्त मंत्री बजट भाषण पढ़ रहे थे, तभी विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी सीट से उठे। उन्होंने कहा, विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन जनता भी बजट भाषण को सुनना चाहती है। मैं प्रार्थना करता हूं नेता प्रतिपक्ष और कमलनाथ जी से कम बजट भाषण में ऐसा व्यवहार न करें। बजट भाषण के बीच गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, वे कहते हैं कि महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे, लेकिन गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। चुनाव से पहले आखिरी बजट में शिवराज सरकार ने हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की है, लेकिन इसका असर चुनावों पर कितना पड़ेगा, इसका जवाब मिलने में अभी थोड़ा समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। तो मध्य प्रदेश के बजट पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कई खास मेहमान आज होंगे। मेरे साथ जुड़े हैं भोपाल से कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी और साथ ही अर्थशास्त्री लखन चौधरी जी स्टूडियो में मेरे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले स्वदेश जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। जो शिवराज का बजट आया है, सरकार का ये दावा है कि ये बजट सभी लोगों के हित में लाया गया है और इससे विकास को गति मिलेगी। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? सरकार बजट लेकर आई थी, उस बजट में 40,000 करोड़ का प्रावधान था। सप्लीमेंट्री बजट को अगर जोड़ लिया जाए तो सरकार ने खूब प्रचार प्रसार किया था कि हम 2,82,000 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता पर खर्च करेंगे और मध्य प्रदेश को नया मध्य प्रदेश बनाएंगे। अब बात आती है, कैग ने अभी 2022 में ही दिसंबर में कैग ने एक अध्ययन किया, एप्रोसिएशन जो अकाउंट होता है उसका अध्ययन किया। उसमें क्या पाया कि रेवेन्यू के 23,000 करोड़ और कैपिटल अकाउंट के तकरीबन 16,000 के लगभग 16,000 करोड़ इतना बजट अभी बकाया है जो उन्होंने खर्च नहीं किया है। ये बात करते हैं आदिवासियों की, आदिवासियों पर 2,500 करोड़ रुपए आज भी खर्च नहीं किया, रखा हुआ है पिछले वर्ष का। अब बात करते हैं शिक्षा की, शालेय शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, दोनों शिक्षाओं को मिलाकर 5,000 करोड़ का बजट अभी भी रखा हुआ है, खर्च नहीं कर पाई सरकार। बात करते हैं जल संसाधन विभाग की, जिसमें तकरीबन 1,600 कुछ करोड़ रुपए बकाया रखे हुए हैं जिनको खर्च नहीं किया गया है। इसी तरह पीडब्ल्यूडी का भी रखा हुआ है, पीएचई का भी रखा हुआ है और 3 विभाग तो ऐसे हैं, आप भी जब विद्वान पत्रकार हैं आप समझते हैं कि मध्य प्रदेश किसी भी राज्य की अधोसंरचना के दिशा में केंद्र का भी योगदान होता है। केंद्र ने अपनी कही हुई या जो उनको देना चाहिए था वो अब तक, मतलब पूरे वित्तीय वर्ष निकल जाने के बाद तक
अपना जो हिस्सा देना चाहिए था उसको 50% से भी कम दिया है, जिसमें 3 विभाग ऐसे हैं, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पर्यटन विभाग और स्वास्थ्य विभाग। इन 3 विभागों में तो उन्हें दिया ही नहीं है, जीरो बैलेंस रहा है। कुल मिलाकर के आज के जो बजट भाषण की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो भाषण दिया उस भाषण में ये समझ में आया, उस भाषण से लगभग 3 लाख करोड़ का खर्चा उन्होंने बता दिया और इनकम तकरीबन 2,10,000 करोड़। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि 90,000 करोड़ का जो अंतर है वो अंतर सरकार कैसे पाटेगी। कोई रोड मैप नहीं है, इनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, हवा में बातें किया जाना, चुनावी हथकंडे अपनाना और हेडलाइन बनाने के लिए बजट पेश किया जाना, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश की जनता के लिए बड़ा दुखदायी है। ये महिलाओं की बात कर रहे थे, मैंने सुना था अभी महिलाओं की बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश महिला सुरक्षा में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। महिला सुरक्षा के लिए 10 पैसे भी बजट में प्रावधान नहीं किए गए। अगर महिलाओं की बात करें तो घर में रोटी महिला ही बनाती है। हमारी राजस्थान में सरकार है तो हमने हमारे मोदी सरकार ने तकरीबन मैं समझता हूँ लाखों लोग, उन गरीब लोगों को 500 रुपए का सिलेंडर देना शुरू कर दिया है जो सिलेंडर नहीं भरवा पाते। मध्य प्रदेश की बात करें तो गीता बाई है, उसका कनेक्शन नंबर 14,144, वो जब से उज्ज्वला योजना का उसको सिलेंडर मिला है, आप नोट कर लीजिए और आप चेक कर लीजिए ऑनलाइन, वो दोबारा उसको रिफिल नहीं करा पाई। अब बिल्कुल, यानी आपका मानना है कि सरकार घोषणा वीर जरूर है लेकिन जो आवंटन पहले भी किए गए थे उनका पूरा उपयोग ही नहीं हो पाया है। अगर करोड़ों रुपए जो है जनता तक पहुंचे ही नहीं, जिन मदों में खर्च किया जाना था उन मदों में खर्च ही नहीं किया गया, तो ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं उनका लाभ कैसे मिलेगा। चूंकि इसी बीच हमारे साथ राजपाल सिंह सिसोदिया जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत एशियन न्यूज में राजपाल जी। आप सुन रहे होंगे स्वदेश शर्मा जी का जिस तरह से कहना था कि ठीक है शिवराज जी ने घोषणाएं तो बहुत बड़ी बड़ी की हैं लेकिन साहब पहले कसें उसको कसौटी पर जो कि पहले घोषणाएं की गई थी, तो आवंटन जो किया गया था वही आज तक खर्च नहीं हो पाया, ऐसा स्वदेश जी का कहना है। और उन्होंने आंकड़े भी गिनाए हैं कि रेवेन्यू के अगर मद में कहें तो 23,000 करोड़, कैपिटल के मद में कहें तो 16,000 करोड़ यानी पूंजीगत, इसके बाद शिक्षा के मद में 5,000 करोड़ और जल संसाधनों में भी 1,600 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं कर पाए आप। तो अगर पैसा खर्च ही नहीं हुआ तो उसके लाभ हानि का प्रश्न कहां से उठता है और राज्य के विकास का प्रश्न कैसे उठता है। राजपाल जी देखिए, ये आलोचना करते करते ये भूल जाते हैं जी कि हम किस बात की आलोचना कर रहे हैं। बजट में प्रावधान करना और खर्च करना ये दोनों अलग अलग विषय है। बजट में प्रावधान करना एक अलग बात है और उसका फिर खर्च होना और फिर खर्च होकर कोई लैप्स थोड़ी ना हुआ, वो तो आगे बढ़ गया। यह सर्व समावेशी और सर्वस्पर्शी बजट है, यह अमृतकाल का बजट है। इस विकास और समृद्धि की अमृत वर्षा करने वाला यह बजट सही मायने में जनता का बजट है, क्योंकि 4,000 से अधिक सुझाव लेकर फिर इस बजट में उनको शामिल करने का काम हुआ है जी। ये बजट किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूर बहन बेटियों, युवाओं, बच्चों, बुजुर्गों, सबके लिए, कमजोर वर्गों के लिए है। इसमें हमने महिला सशक्तिकरण की बात करने का काम किया है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 22% अधिक जी बजट प्रावधान महिलाओं के लिए करने का काम किया है। 1,02,775 करोड़ रुपए का हमने जो है महिलाओं के लिए प्रावधान करने का काम किया। कृषि एवं अलाइड सेक्टर के लिए भी 53,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो पिछली बार के बजट से 804 करोड़ रुपए ज्यादा है। अधोसंरचना विकास में भी हमने 56,256 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का काम किया। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी पिछले वर्ष से 17% अधिक हमने प्रावधान इस बार करने का काम किया है। ऐसे अनुसूचित जाति जनजाति उपयोजना के लिए भी हमने पिछले वर्ष से 37% अधिक करके 36,950 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का काम किया। पुलिस प्रशासन के लिए भी पिछले वर्ष से 813 करोड़ रुपए अधिक करके 10,298 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने यानी राजपाल जी आप मानते हैं कि चूंकि हर मद में अधिक पैसे की व्यवस्था की गई है तो विकास को गति मिलेगी। एक बार इस पर स्वदेश जी की प्रतिक्रिया जान लेते हैं, इसके बाद एक बार हमारे साथ अर्थशास्त्री भी मौजूद हैं, उनकी भी राय जानेंगे। लेकिन स्वदेश जी जो दावे किए जा रहे हैं कि हर मद में पैसा बहुत ज्यादा और चूंकि एलोकेट किया गया है 22%, 17%, तो इससे विकास को गति मिलेगी। और जो आप आलोचना कर रहे हैं कि पैसा खर्च नहीं हुआ तो वो इनका कहना ये है राजपाल जी का कि कहीं पैसा गया तो है नहीं, वो पैसा हमारे पास है ही और विकास में ही लगेगा।
देखिए, जब पूरा वर्ष निकल गया है, आप बताइए थाली हम सजा दें और व्हाट्सएप पे राजपाल सिंह सिसोदिया जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को 56 भोज की थाली भेज दे व्हाट्सएप पे, क्या उनका पेट भर जाएगा? ये वैसी बात हो गई है। बजट आपके पास है पर जनता के बीच तो खर्च नहीं हुआ। जनता तो त्राहिमाम कर रही है। आप आदिवासियों का 2500 करोड़ का बजट है जो आज भी बचा हुआ है आपके पास। आदिवासी परेशान है। अब आप बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग की, 1600 करोड़ उसका भी बकाया है, अब वही खर्च नहीं कर पाए, लोग तो परेशान है ना। अब महिलाओं की बात करते हैं, महिला सुरक्षा में मध्य प्रदेश सबसे पिछड़े स्थान पर है और उसमें महिला सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान किए आप जवाब दे दें। तो कुल मिलाकर के ये बातें करना, हेडलाइन बनाना और आंकड़े गिनाना, आंकड़ों की बाजी करी जनता नहीं जानती जनाब। उसे चाहिए जमीनी हकीकत, और जमीनी हकीकत ये है कि राजस्थान की हमारी कांग्रेस की सरकार ने प्रति गरीब व्यक्ति को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिया। अरे भाई, आपकी सरकार केंद्र में है, आप जीएसटी के दायरे पे करवा दें डीजल पेट्रोल तो गैस भी सस्ता हो जाएगा। गैस सिलेंडर का मुद्दा बड़ा गर्म है। बिल्कुल सुधीर जी, आज गैस सिलेंडर का मुद्दा बड़ा गर्म है। हमने भी देखा कि किस तरह से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के पहले आप गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे थे और निश्चित तौर पर यह जो है एक बड़ा मुद्दा गर्म हो गया है। इस पर और आगे बातचीत करते हैं, लेकिन इस बीच नवनीत गर्ग जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। नवनीत जी, बहुत बहुत स्वागत। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आज जो बजट आया है शिवराज जी का, शिव का जो पिटारा खुला है, क्या वो पिटारा राज्य के विकास के लिए पर्याप्त है? देखिए, ये शिवराज सरकार का इस कार्यकाल का अंतिम बजट था और अब अगला बजट जो प्रस्तुत होने वाला है वो नई गठित होने वाली सरकार प्रस्तुत करेगी। यहाँ पर हम बात करें 3,14,000 करोड़ का जो बजट है हमारा पूरा, इसमें एक 56,000 करोड़ की बड़ी राशि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रखी है। तो पहली बात ये समझने की होती है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बड़ी भारी कमी है, वहां पर बजट का करीब 15 से 20% राशि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखी जा रही है तो ये एक अच्छा सराहनीय कदम है। लेकिन मध्य प्रदेश में जहां तक हम बात करें कि क्योंकि हम ज्योग्राफिकली बहुत फैले हुए राज्य हैं, बहुत ज्योग्राफिकली एरिया हमारा बहुत बड़ा है जी, वहां पर रोडों का जाल बिछाना और एक छोटे कस्बे और एक छोटे गांव को मुख्य धारा में लेकर के आना, ये एक प्राथमिकता होनी चाहिए। तो 56,000 करोड़ की राशि जो कि पिछले बार 38,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर था कैपेक्स पे, उसको बढ़ा करके जब 56,000 करोड़ की हम बात कर रहे हैं तो 20,000 करोड़ की एक राशि बहुत बड़ी राशि है। लेकिन साथ ही साथ ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास रेवेन्यू के सोर्सेज क्या है। हमारे पास ये पैसा जो 3,14,000 करोड़ के खर्चे का बजट हम बता रहे हैं, ये पैसा आएगा कहाँ से? मध्य प्रदेश के लिए चिंता का बहुत विषय ये है कि हमारे ऊपर कर्ज कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है। ये जो 3,14,000 करोड़ की राशि की व्यवस्था कैसे होगी, ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है जिसको लेकर के मैं चिंतित हूँ। हालांकि कोशिश की गई है इस बजट में कि समाज के सभी वर्गों को इसमें जोड़ा जाए, सभी समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए, चाहे वो एसटी क्लास के लिए 36,000 करोड़ की राशि का प्रावधान हो, महिला वर्ग के लिए 1,02,000 करोड़ की राशि का प्रावधान हो, या सिंचाई परियोजना पे 11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हो। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल आपकी भी वही चिंता है कि किस तरह से इतनी बड़ी धनराशि 3,14,025 करोड़ की भारी भरकम बजट योजना की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन आखिर ये पैसा कहां से आएगा? जो फिस्कल डेफिसिट बड़ा सा दिखाई दे रहा है उसको पाटेंगे कैसे? बिल्कुल आप बने रहें, चर्चा को आगे ले चलते हैं। मेरे साथ लखन चौधरी जी भी मौजूद हैं स्टूडियो में, अर्थशास्त्री हैं। लखन जी, क्या आपको लगता है जिस तरह से अलग अलग मदों में जो हम देख रहे हैं कि किसानों पर फोकस, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, महिलाओं पर फोकस, जो पैसा राज्य सरकार अभी एलोकेट कर रही है बजट में, वो मध्य प्रदेश के विकास को कितनी गति प्रदान करेगा? बिल्कुल, देखिए ये जो प्रावधान किए गए हैं और बजट में जिस तरह से बढ़ोतरी की गई है और प्रावधान उसके जिस तरह से बढ़ाए गए हैं, वो निश्चित रूप से एक सकारात्मक पहल है और अच्छी बात है कि बजट प्रावधान को जो है बढ़ाया गया है और उसको 3,14,000 करोड़ का कर दिया गया है। लेकिन अभय जी, मुख्य बात यही है कि आखिर आपके पास रिसोर्सेस कहां से आएंगे? जैसा कि कहा जा रहा है कि 2,10,000 करोड़ रुपए का ही आपके पास रिसोर्स जनरेट हो रहा है, तो लगभग 1/3, एक तिहाई, मतलब 66% जो है आपके पास रिसोर्स है और लगभग जो है आपके पास एक तिहाई जो रिसोर्स नहीं है, तो उसकी व्यवस्था आप कैसे करेंगे? ठीक है, अच्छी बात है, मैं इसका समर्थन करता हूं कि बजट में प्रावधान
हर वर्ग के लिए बढ़ना चाहिए, जो कि सरकार ने किया है, एक अच्छी पहल है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और बजट में एक तरह से सभी वर्ग को साधने का भी प्रयास किया गया है। एक तरह से संतुलित बजट है, महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, सभी वर्ग को इसमें जो है कुछ न कुछ दिया गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी एक भारी भरकम बजट का प्रावधान किया गया है। सारी चीजें अच्छी चीज है, अच्छी बात है, लेकिन सवाल यही उठता है कि बजट का आकार यदि हम कितना गुना बढ़ा दें तो उससे क्या प्रावधान होगा। एक तो बात सवाल यह भी उठता है कि आप जो अनुपूरक बजट के जो प्रावधानित जो खर्चे हैं, पैसे हैं, उसका भी आपने खर्च नहीं किया है। तो ऐसे में बजट का आकार अपने आप बढ़ जाता है। पुराने पैसे को जो खर्च नहीं हुआ है उसको आप इसमें जोड़ देते हैं बजट में। तो मुझे लगता है कि बजट जो है चुनावी बजट है निश्चित रूप से। देखिए, आखिरी बजट है और आने वाले समय में चुनाव में सभी वर्गों को साधने के लिए किया गया है। फिर भी एक तरह से संतुलन रखा गया है, संतुलित बजट है, अच्छा बजट है। लेकिन मुख्य सवाल वही है कि आकार को इतना बढ़ा दिया गया है तो 1/3 जो राजस्व की भरपाई किस तरह से सरकार बिल्कुल करेगी, सभी ये की देखने चिंता वाली यही बात है कि जो भारी भरकम पैसा बढ़ रहा है आखिर वो राजस्व आएगा कहां से, क्योंकि जैसा कि विपक्ष का बार बार आरोप है कि प्रति व्यक्ति कर्ज जो बढ़ता जा रहा है और राज्य सरकार के पास संसाधनों की कमी है। राज्यपाल जी, चूंकि ये सारा सवालों की बौछार और की जो नुकीली नोकें हैं वो आपकी तरफ ही आती हैं, इसलिए जवाब भी आपसे ही चाहेंगे। आखिर सरकार इन संसाधनों की भरपाई कैसे करेगी, या सिर्फ चुनावी बजट? नहीं, ऐसा चुनावी वजह ऐसा नहीं है। देखिए, चुनाव भी हर बार आते हैं, बजट भी चुनावी वर्ष में रहता है। ये कोई पहली बार ऐसा चुनाव आ रहा है, ऐसा नहीं है। जी। चुनाव के पहले हमने इसके पहले भी 4 बजट प्रस्तुत करे। ये चौथा बजट है, मतलब हम लगातार चौथी बार सरकार में, इसके पहले भी हमने 3 बजट प्रस्तुत करे हैं। तो इसमें चुनावी ऐसा नहीं है। ये मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वस्पर्शी एक ऐसा बजट है जिसमें महिलाओं के लिए प्रावधान है, किसानों के लिए प्रावधान है। अब किसानों के प्रावधान की बात करें अगर हम ये देखते हैं इस बजट के अंदर कि 2023 और 22-23 और 23-24 में 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान सिर्फ इस बात के लिए हमको करना पड़ा कि जो कांग्रेस ने कर्ज माफी की बात कही थी और कर्ज माफी की बात कहने के बाद में कर्ज माफी नहीं कही, तो उस कर्ज माफी के इंतजार में किसान डिफॉल्टर हो गए। अब डिफॉल्टर हो गए तो उनका ब्याज कर्ज माफी, उसका ब्याज भी भरने का काम मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया है। 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान मध्य प्रदेश के उन डिफॉल्टर किसानों का ब्याज की गठरी उनके सिर पे जो कांग्रेस ने बांध के धर दी थी, उसको उतारने का काम भी मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में किया है। किसान कल्याण योजना में 3000 आपने एक भी किसान का कर्जा माफ किया हो तो बता दीजिए। 50,000 तक के किसानों की कर्ज माफी की घोषणा आप पहले कर चुके थे, क्या आप लोगों ने की? देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। घोषणा करने के बाद में प्रावधान अब हमने करने का काम किया है। आपने घोषणा अलग बात है, कर दिया, सिस्टम को समझना पड़ेगा। आपने किया, माननीय कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। अगर आप सर्व तरीके से सरकार न गिराते तो अब तक मध्य प्रदेश के हालात बदल रहे होते। आपके नेता बोल के गए थे कि 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, क्यों नहीं करा? कोई हमने रोका थोड़ी था आपको। आपने बजट में प्रावधान किया और सुन लीजिए आप पूरी बात। मध्य प्रदेश को एक विजन वाले मुख्यमंत्री की जरूरत थी और विजन वाले मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी है। कुल मिलाकर आपने पीठ में छुरा घोंप करके जनता की सरकार गिराई, बोला नहीं है, अवसर आने पे करके दिखाया है। और आप ऐसा नहीं होता है, और आपने नहीं किया ना, वादा खिलाफी ना, इसीलिए आज इसमें भुगतना ही पड़ेगा। हम अगर बात करें शिक्षा के लिए, बात करें खेल के लिए, बात करें तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए हमने प्रावधान नहीं किया? आप शिक्षा पे खर्चे नहीं कर सके। आप वैकेंसी निकालते हो, नौकरियां दे नहीं पाते। प्रावधान किया है जो पिछले साल से 5,532 करोड़ रुपए अधिक है। शिक्षा पे भी कितना ध्यान दे शिक्षा में 21 नौकरियां दे पाए सरकारी, 21 स्कूल का बजट। रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। चलिए राज्यपाल जी, चूंकि ये अनंत बहस है, ये अनंत बहस है, ये मुद्दे कभी खत्म नहीं होंगे और कुछ और मसले भी हैं। मैं एक एक करके इन सब पर आप दोनों की राय जानने की कोशिश करूंगा कि सरकार क्या कर रही है और विपक्ष उसके बारे में क्या सोच रहा है। इस बीच चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रवक्ता अजय देवनानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जिस तरह से बजट आया है, क्या चैम्बर खुश है इससे? नमस्कार। और जी, मैं अभय बोल रहा हूँ। नमस्कार। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अमृतकाल में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संकल्प को साकार देने वाला है आज का बजट। और मुझे ऐसा लगता है कि एमएसएमई की कुछ और मांगे थी जो और पूरी होती बजट में,
तो बेहतर रहता है। जैसे एमएसएमई सेक्टर को यूनियन बजट से बहुत राहत मिली है। जैसे लोन क्रेडिट गारंटी योजना आई थी, उसका विस्तारीकरण किया गया था। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चल रही है, उसमें 50 लाख तक ऋण का प्रावधान है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऋण के साथ उसमें कुछ न कुछ इंटरेस्ट रेट, जैसे मुद्रा जैसे लोन है, उसमें इंटरेस्ट रेट हमारे इंटरनेशनल मार्केट से कम है, ज्यादा है, तो वो कम होना चाहिए कहीं ना कहीं। और बाकी महिलाओं के लिए तो ये बजट महिला, युवा और किसानों के लिए बहुत अच्छा बजट है। और जो यंग एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स हैं या महिला उद्यमी है, उनके लिए भी 1000 करोड़ की राशि का स्वरोजगार के लिए प्रबंधन किया गया है। तो एक संतुलित बजट है। पर एमएसएमई की और मांग थी, क्योंकि सबसे ज्यादा कोविड के बाद कहीं ना कहीं एक ये वर्ग जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। लेकिन नया कर लगा के भी एक ये कहीं ना कहीं नया कर लगाना भी एक राहत का ही विषय है। तो मैं ये समझता हूँ एमएसएमई के लिए कुछ और राहत वाले प्रावधान आते तो बजट से एमएसएमई भी बहुत अभी भी ठीक है, लेकिन और खुश होते हैं ऐसा। जी बिल्कुल। इसके साथ स्वदेश जी, जो एक सबसे बड़ी बात है जो कि बार बार की जा रही है, इस बार के बजट में भी कहा गया कि 1 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। अगर मैं भूलता नहीं हूं तो अगस्त में भी ये बात उठी थी और अगस्त में मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि जो 93,000 पद अलग अलग 21 विभागों में खाली पड़े हुए हैं उनको जल्दी भरा जाए। यानी कि लगभग 1 लाख लोगों को नौकरियां देने की बात अगस्त में की गई थी और तब से 6 महीने गुजर चुके हैं। 6 महीने बाद फिर बजट में 1 लाख लोगों को नौकरी देने की बात की जा रही है। तो क्या 6 महीने में नौकरियां दी गई हैं स्वदेश जी? माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इन्हीं की पार्टी के बड़े नेता ने घोषणा वीर मुख्यमंत्री कहा था। ये घोषणा मित्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जहाँ हेलीकॉप्टर में हो तो एक नारियल का एक बोरा लेके चलते हैं, और या बाई रोड जा रहे हो तो कार में एक बोरा नारियल का, आगे नारियल फोड़ते जाते हैं, पीछे के नारियल भूलते जाते हैं। इनको खुद नहीं पता कि ये घोषणाएं कितनी कर चुके हैं। कल ही ये विधानसभा में बोले कि हम इस साल में 21 नौकरियां सरकारी दे पाए, 21। अब बताइए 21 नौकरी दे पाए। लगभग 35 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार है मध्य प्रदेश में। और जब से नोटबंदी हुई है, नोटबंदी के बाद कोरोना आया है, मध्य प्रदेश शायद पूरे देश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ऐसे में आपको ये लफाजियां करना, जुमलेबाजी करना, हेडलाइन बनाना, इससे बचना चाहिए, लोगों को राहत देना चाहिए। हमने देखा उस कोरोना को हमने जिया है। मध्य प्रदेश में लगभग 5 लाख लोगों ने अपने प्राण त्याग गए थे सिर्फ इस हवा में कि ऑक्सीजन नहीं था, गैस सिलेंडर नहीं था, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं था। आज भी स्वास्थ्य विभाग का पैसा बचा हुआ पड़ा है। आप चाहो तो रेवेन्यू का मत देख सकते हैं, उसमें पड़ा हुआ है, खर्च नहीं हो पाया है। कुल मिलाकर के ये अस्पतालों को डेवलप कर देते कि आगे कोई ऐसी आपदा आ जाए तो बच सके। ऐसे में आपदा प्रबंधन राशि 5 लाख रुपए होती है कम से कम, प्रावधान है ऐसा केंद्र का। तो ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार को चाहिए था जिस तरह कि हम हर कोरोना में मृतक व्यक्ति को 5 लाख रुपए देंगे, 5 रुपए किसी को नहीं दिए अभी तक। तो ये बड़ी बड़ी भी घोषणाएं कर जाते हैं हेडलाइन बनाने के लिए, पर ये खुद भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। पैसा पड़ा सड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कर्जा लेंगे, इवेंट करेंगे, आदिवासियों की बात आएगी, आदिवासियों के नाम पर इवेंट करेंगे, अपने बड़े नेताओं को बुलाएंगे, करोड़ों रुपए फूंक डालेंगे, लेकिन आदिवासियों के हक का पैसा इवेंट पर खर्च हो जाता है, उनके हक में कभी नहीं जा पाता। ये बिल्कुल आपने आदिवासियों की चर्चा की। विभा जी ने भी पिछले कुछ दिनों में ये मुद्दा उठाया था कि जब रोजगार की बात आती है तो आदिवासियों को रोजगार नहीं मिल पाता है। आप बने रहे हैं हमारे साथ, बाकी मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे और मध्य प्रदेश के बजट में और क्या खास है इस पर चर्चा जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत।